नमस्कार स्टूडेंट्स, ज्ञान सागर क्लासेस में मैं प्रतीक भंसाली आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो बधाई देता हूं मैं उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को जो अभी अपना फाउंडेशन का बहुत सुनहरा सा रिजल्ट, बहुत सुनहरा सा परीक्षा परिणाम अभी पास करके आए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद और साथ में गुड लक आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। तो साथियों, आज हम हमारी इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा सीएमए इंटरमीडिएट की पेपर नंबर 5 यानी कि बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का पेपर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक हम बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं। हम सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि हमारे इस सिलेबस के अंदर हमारे को सीएमए इंटरमीडिएट के बिजनेस लॉ के पेपर में पेपर नंबर 5 जो हमारा है, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या चीजें नई है और हमारे लिए क्या चीजें पुरानी है। आइए सबसे पहले हम उन सब चीजों के बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ सिलेबस की तरफ। एक बार अपन सिलेबस को जो है वो देख लेते हैं। ये मैंने आपका जो मॉड्यूल है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा, सीएमए भवन के द्वारा आपको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, ये वो मॉड्यूल है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अपन जरा इस मॉड्यूल के ऊपर एक बार नजर डालें, अपन इस मॉड्यूल को जरा एक बार देखें तो आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल में हमारे को क्या क्या चीजें दी हुई है, हमारे को कौन कौन सा जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, कितने प्रतिशत मार्क्स को हमारा वो जो टॉपिक है वो कवर अप करता है। तो आप सबसे पहले यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, वो सबसे पहली चीज आपको देखने को क्या मिलेगी कि यहाँ पर हमारे को जो सबसे पहला पार्ट दिया गया है, जो सबसे पहला सेगमेंट दिया गया है, वो सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला जो सेगमेंट हमारे को दिया है वो दिया है कमर्शियल लॉज का। कमर्शियल लॉस कितने प्रतिशत मार्क्स को कवर करता है? ये कवर करता है 30% मार्क्स को। इसका मतलब 100 में से जो 30 नंबर का पेपर आने वाला है, वो 100 में से 30 नंबर का पेपर हमारा कहां से आने वाला है? वो आने वाला है हमारा कमर्शियल लॉज में से। आप कहेंगे सर वेरी सरप्राइजिंगली ये क्या हुआ, ये तो सारे टॉपिक सर हमने पढ़े हुए हैं। हाँ, ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बोले सर ये तो सारा हमने फाउंडेशन में पढ़ा है। यस स्टूडेंट, ये सारा आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। अब हमें यही सारी चीजें वापस से पढ़नी है इंटर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के साथ में। देखिए, आपने फाउंडेशन में जिस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, आपने फाउंडेशन में जिस तरीके से पढ़ाई करी थी, अब हमें प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करनी है। थोड़ा सा हमारा प्रिपरेशन करने का जो लेवल होगा वो हाई हो जाता है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल भी हाई होगा। तो हमारे को जो हमारा कोर्स जो देखना है, हमारे को जो हमारा एग्जाम का पेपर आएगा वो भी बहुत हाई आएगा। बहुत हाई का मतलब बहुत टिपिकल आने वाला नहीं है, आप उसको ऐसा मत समझ लेना। मतलब कि फाउंडेशन से यदि हम कंपेयर करें तो हमारा पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो टॉपिक देखने को मिलेंगे जो हमारे 5% मार्क्स को कवर करते हैं। उसमें एक इंडियन पार्टनरशिप है और एक एलएलपी एक्ट 2008 है। दोनों चैप्टर बड़े आसान है, दोनों चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी है। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो भी आपसे बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी आने वाले पेपर में आप देखेंगे, मतलब जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें आपने देखा होगा, यदि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था कि पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर्ड की जाती है। ऑलमोस्टली बीएसटी का टॉपिक था, मतलब वो हमारे से सीएम इंटर में पूछ लिया गया, वेरी सरप्राइजिंगली, राइट। चलिए खैर, ये सब चीजें चलती रहेगी, बताता रहूंगा आपको पूरे सिलेबस में कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सब हम आने वाले जो हमारे क्लासेस हैं, आने वाले जो सेशंस हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर की हमारे को तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक हमारे को पढ़ने। उसके बाद फिर अपन आते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है आपके लिए बिल्कुल नया सेक्शन है, क्योंकि ये है इंडस्ट्रियल लॉज। इसको जनरली दूसरे शब्दों में हम कई बार क्या बोलते हैं, लेबर लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेबर लॉ के नाम से जानते हैं। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर इंडस्ट्रियल लॉ बोला है, बात इंडस्ट्रियल लॉ सही है, लेकिन इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, इसको हम कई बार नाम देते हैं लेबर लॉ का। लेबर लॉ का मतलब वो लॉ जो कि आपके लेबर से, एम्प्लॉइज से, आपके वर्कर से रिलेटेड होता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमारे को 5 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, और हमारे को दिया हुआ है वेजेस कोड 2019। पांचों चैप्टर बड़े आसान हैं। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं बात करूं तो पांचों चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है, 95% जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं लेबर लॉ में से या इंडस्ट्रियल लॉज में से, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अपन आते हैं अपने सबसे हेल्दी चैप्टर पे, जो है कंपनीज एक्ट 2013। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स अपन यहां पर कवर कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट स्कोर अपना यहां पर कवर हो रहा है 40% मार्क्स का। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ
इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो ये हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में 100% में से 40% जो क्वेश्चंस होंगे, वो 40% क्वेश्चंस आपसे कहां से पूछे जाएंगे? 40% सवाल, 40% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कहां से? केवल और केवल कंपनीज एक्ट 2013 से। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत मजेदार बात है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो ये मतलब टॉपिक आपको दे रखा है, यही का ये टॉपिक हमारा वापस रिपीटेशन में आएगा सीएमए फाइनल के अंदर। और सीएमए फाइनल में यही टॉपिक आपका करीबन 60 से 70 नंबर का हो जाता है कंपनीज एक्ट का, जो अभी आपको यहां पर कितने का दिया हुआ है? 40 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। फिर हम इस सिलेबस के डी पार्ट पे जाएंगे, जो सबसे आखिरी पार्ट है, 4th नंबर का पार्ट है, वो है बिजनेस एथिक्स एंड ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आप कहेंगे अगेन सर ये रिपीटेशन में है, हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक जो है वो फाउंडेशन में पढ़ गए हैं। ऑफ कोर्स आप ये सारे टॉपिक फाउंडेशन में पढ़ गए हैं। अगेन ये सारे के सारे टॉपिक आपके रिपीटेशन में हैं, लेकिन मैं फिर वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लेवल हमारा एडवांस है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये हुआ कि आप क्या करेंगे, आप यहां पर ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, चाहे से आपने यहां पर कमर्शियल लॉज के टॉपिक देखे जो ऑलमोस्टली फाउंडेशन का सिलेबस है, चाहे आपने इंडस्ट्रियल लॉज वाले देखे, चाहे आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, और चाहे फिर आप बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं, सारे ही जितने टॉपिक हैं, ये टॉपिक हमारे बड़े इजी हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड है। हम हार्ड लेवल की बात नहीं करेंगे, हम इजी लेवल की बात करेंगे। क्यों मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको? क्योंकि हमारे को उस पेपर को बड़ा प्लानिंग के साथ, एक स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम जो पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि हमें सबसे पहला टॉपिक क्या कवर करना है। देखिए, हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे, वो टॉपिक हम कवर करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 पे टॉपिक पे क्यों बात करेंगे, उसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये टॉपिक आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात, ये पूरे सिलेबस के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स को कवर कर रहा है, इसलिए हमारे को इसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा, इंपॉर्टेंट भी है, और मैक्सिमम मार्क्स का कवरेज भी करता है, और फाइनल को भी हमारे को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर अप करना है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अभी हमारे को इस सीएमए इंटर की क्लास में, जो लॉ की क्लास आपकी है, उसके अंदर हमारे को सबसे पहला जो टॉपिक लेना है, वो सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा उठाएंगे? सबसे पहला टॉपिक अपन लेंगे कंपनीज एक्ट। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास में हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन को जो है वो कवर करेंगे। तो आइए अपन अपने जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, अब देखिए, अब इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013। अपन हेडिंग डाल लेते हैं, आप नोट डाउन करना चालू कर दीजिए, लिखना चालू करें आप मेरे साथ में। मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, मैं आपको समझाता जाऊंगा, और अपन डाउट भी इसके लेंगे साथ में। कंपनीज एक्ट 2013, उसका अपन जो बात कर रहे हैं, वो अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि हम कंपनी किसको बोलते हैं। सबसे पहले अपन पॉइंट ये डिस्कस करें कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब क्या होता है, अपन कंपनी किसको बोलते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट है जो ये मेरे को बता पाए कि सर कंपनी हम इसको बोलते हैं, कंपनी का मतलब ये होता है? आपके हिसाब से कोई स्टूडेंट है जो मेरे को ये बता बता पाएगा कि सर ये कंपनी का मतलब ये होता है? कंपनी किसको बोलते हैं आपके हिसाब से? कोई स्टूडेंट है जो बता पाए कि सर कंपनी अपन किसको बोलते हैं, कंपनी का मीन क्या होता है? देखिए, कंपनी का मतलब क्या होता है, अपन सबसे पहले कंपनी के मीनिंग की बात करते हैं, फिर अपन आएंगे कंपनी के डेफिनेशन पर। सबसे पहले कंपनी का मीनिंग डिस्कस करते हैं। कंपनी का मतलब क्या है? टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। क्यों हम ज्वाइन क्यों किया? फॉर डूइंग, फॉर डूइंग एक मिनट, फॉर डूइंग अ लॉफुल
business and for doing a lawful business and purpose of doing business and profit. Business should be registered under the Companies Act 2013. ठीक है, देखो अब इसका मीनिंग समझते हैं अपन एक बार कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन इस चीज पे डिस्कस करें। देखिए कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब है कि सर कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग, क्योंकि देखो कंपनी का बिजनेस यदि अपन करेंगे तो ये तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम एक अकेला व्यक्ति तो कंपनी के बिजनेस में आएगा नहीं। हमेशा कंपनी का जब बिजनेस होगा तो कम से कम कितने लोग होंगे कंपनी का बिजनेस करने के लिए? दो लोग होंगे। यानी कि कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए हमें कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या होगी कि दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे को बिजनेस के अंदर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो एसोसिएशन हो जाएगा हमारा वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन, ये हमारा एसोसिएशन क्या है? ये हमारा एसोसिएशन वॉलंटरी एसोसिएशन होगा। वॉलंटरी एसोसिएशन होने का मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी एसोसिएशन होने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, कोई भी पर्सन जा सकता है। अभी जब अपन फर्दर आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे उस समय पे मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें अपन कंपनी को वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी बिजनेस क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या है वो हम नीचे फीचर्स ऑफ टॉपिक, जब फीचर ऑफ कंपनी वाला टॉपिक जब डिस्कस करेंगे उस समय पे उस टॉपिक को अपन बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं कि जो कंपनी है उसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों को आपस में क्या करा जाता है? ज्वाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? फॉर डूइंग अ लॉफुल बिजनेस। देखो मैंने एक शब्द लिखा है फॉर डूइंग अ लॉफुल बिजनेस। मैंने ये शब्द क्यों लिखा? क्योंकि बिजनेस तो आप अनलॉफुल भी कर सकते हैं, बिजनेस तो आपका गैर कानूनी भी हो सकता है, बिजनेस तो आपका अनलॉफुल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अपन किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? यहां पर अपन जो बिजनेस की बात कर रहे हैं वो हमारा कौन सा वाला बिजनेस है? लॉफुल बिजनेस है। यानी कि हम क्या करेंगे? हम एक लॉफुल बिजनेस यहां पर करेंगे। हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि बोले सर हमारी कंपनी क्या काम करती है? हमारी कंपनी प्रोडक्शन करने का काम करती है। आपकी कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। आपकी कंपनी क्या काम करती है? आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। ऐसा हो सकता है, या और कोई अदर काम आप करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि आपकी जो कंपनी है ना, वो आपकी कंपनी कोई भी लॉफुल बिजनेस या कोई भी जो लीगल बिजनेस है ना, उसको आप परफॉर्म करने के लिए, उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप एक एसोसिएशन बनाओगे। दूसरी बात, उस एसोसिएशन का बनाने का पर्पस हमारा क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो यदि हम पर्पस की बात करें, यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो मेरा बिजनेस को बनाने का जो पर्पस है या मेरा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरा पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मेरा पर्पस क्या है? इनकम अर्न करना। मेरा पर्पस कभी भी ये नहीं है कि मैं वहां पर सोशल एक्टिविटी करना चाहता हूं। मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं चैरिटी करना चाहता हूं। मेरा पर्पस ये नहीं है। मेरा कंपनी बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन मोटो है, वो क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं अपन, जो यहां पर अपन ने लिखी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या कहता है? बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड। हमारे को उस बिजनेस को कहां पर रजिस्टर्ड करना है? माय डियर फ्रेंड्स इधर ध्यान दो, हमारे को बिजनेस को कहां पर रजिस्टर्ड करना है? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करना है। क्योंकि देखो यारो, यदि मैं एक बार के लिए इस पॉइंट को हटा दूं, लेट सपोज कि हमारा ये वाला पॉइंट ही नहीं, एक बार के लिए अपन ये मान लेते हैं, तो यदि हम एक बार के लिए इस पॉइंट को हटा दें तो होगा क्या? ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट तो आपके ज्वाइंट वेंचर में भी हो सकते हैं। ये तीनों पॉइंट तो आपको पार्टनरशिप में देखने को भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये कहां पर कंफर्म होगा? यदि मैं पॉइंट नंबर 1, यदि मैं पॉइंट नंबर 2 और यदि मैं पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखूं तो ये बात कहां पे साबित हो रही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक कंपनी है। लेकिन यदि मैं फोर्थ पॉइंट पे आ जाऊं तो फोर्थ पॉइंट से हमारे को यह बात कंफर्म हो रही है कि सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आ गई बात समझ में अपने को? तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि हमारे को क्या करना है। हमारे को सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जो कंपनी है उस कंपनी का मीन क्या होता है?
डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मीन की बात कर रहा हूं। कंपनी का मतलब क्या हुआ कि सर ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिसमें कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो लोग लीगल बिजनेस चलाएंगे। लीगल बिजनेस चलाने का जो उनका पर्पस होता है वो अर्न द मनी, मतलब प्रॉफिट कमाना होता है। और दूसरी बात, प्रॉफिट जो वो कमाना चाह रहे हैं एक एसोसिएशन बनाकर, उस एसोसिएशन को हमारे को रजिस्टर्ड कराना होता है। कहां पर? अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब यहां तक में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पहले आप मेरे से पूछिए, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपन आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अगला हेडिंग अपन लेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी जो हमारे को दे रखी है वो हमारे को दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, हमारे को क्या डेफिनेशन दी हुई है जरा उसके ऊपर डिस्कशन करें। एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमारे को कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में दी। उस डेफिनेशन में क्या बोला गया? डेफिनेशन में ये कहा गया कि अ कंपनी मीन्स, अ कंपनी company means a company which is formed and registered under द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। है ना, कंपनी की डेफिनेशन क्या दी गई? बहुत एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे को दी, बहुत सुंदर सी डेफिनेशन हमारे को दी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमारे को दी। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला कि कंपनी का मतलब क्या है। देखो इसमें ये लिखता है कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी का मतलब ये है कि यहां पर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने कोई भी कंपनी बनाई और उसको हमने क्या करा, उसको हमने या तो हमारा जो करंट कंपनीज एक्ट है, मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 जिस पे अपन बात कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं, या तो आपने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करी, और या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलते थे, लेट सपोज कि इससे पहले हमारा कंपनीज एक्ट चलता था, पहले वाला प्रीवियस वाला कंपनीज एक्ट 1956 1956, मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, कंपनीज एक्ट 1956। तो आपने या तो कंपनी रजिस्टर्ड करी कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 में, और या फिर आपने कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड किया? कंपनीज एक्ट 1956 में, या और जो प्रीवियस कंपनी लॉज थे, ब्रिटिश कंपनी लॉज थे, आपने वहां पर कंपनी को रजिस्टर्ड करा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारी एक कंपनी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमारे को और क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। आइए हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो लिमिटेड जो है या स्विगी लिमिटेड जो है, ये कौन से वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो आप जोमेटो लिमिटेड को भी डेफिनेशन के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से क्या बोलोगे? आपको कंपनी बोलना पड़ेगा। चलिए इधर आते हैं अपन, इसमें आ जाइए आप, टाटा मोटर्स लिमिटेड, अपन इधर ही आ जाते हैं। तो यहां पर भी आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा? यहां पर भी इसको आपको बोलना पड़ेगा क्या? एक कंपनी बोलना पड़ेगा। यहां पे भी इसको आप कंपनी क्यों बोल रहे हो? इसको भी आप यहां पे कंपनी बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन ये बोल रही है कि कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसको कि आपने फॉर्म किया, जिसको कि आपने रजिस्टर्ड कराया। कहां पे रजिस्टर्ड कराया, कहां पे फॉर्म किया आपने? या तो करंट कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में, और या फिर जो प्रीवियस वाला कंपनीज एक्ट था आपने उसके अंदर उसको फॉर्म्ड करा और रजिस्टर्ड करा। हमने एग्जांपल लिया, जैसे जोमेटो अभी लेटेस्ट कंपनी है, आपकी स्विगी लेटेस्ट कंपनी है, ओला जो है वो लेटेस्ट कंपनी है जिसको कि अपने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कर रखा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है, वो टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या है? टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो हमारी एक
पुरानी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, जो कि आपके कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। तो ये है हमारी कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है वो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार फटाफट से प्लीज। इसको लिख लीजिए आप एक बार फटाफट से। लिख लिया, चलिए अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर अपना आता है फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अपन सबसे पहले जो कंपनी का फीचर लेते हैं जिसके वजह से सबसे ज्यादा कंपनियां इनकॉर्पोरेट करी जाती है, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप पहले इसको लिखिएगा, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। इसमें लिखिएगा द कंपनी आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन separated from its members or their holders, है ना। नंबर दो, company after getting registration separated from its member and shareholder, because company gets the status of a legal person, legal person in the eyes of laws। ठीक है, तो members and directors are separate from the कंपनी। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां तक आप लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें आगे का।
लिख लिया। अब आप इसको समझे। देखो अपन ने पॉइंट ये लिखा है कि सर हमारी जो कंपनी है ना, वो कंपनी क्या है, वो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखो मैंने एक चीज लिखी, कंपनी आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जैसे ही आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाते ही क्या होता है कि कंपनी को एक सेपरेट स्टेटस मिल जाता है। कंपनी एक सेपरेट यूनिट मान ली जाती है अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के मेंबर्स अलग हो जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग हो जाते हैं, और आपकी जो कंपनी होती है वो क्या होती है, वो अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में एक सेपरेट यूनिट मान लिया जाता है, एक अलग से एंटिटी मान लिया जाता है। तो कानून क्या करता है, कानून कंपनी को एक अलग एंटिटी मानकर चलता है, और उसको जो बनाने वाले लोग होते हैं, प्रमोटर होता है, डायरेक्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, मेंबर होता है, कोई भी होता है, तो उनको क्या मानकर चलता है, उनको एक सेपरेट एंटिटी मानकर चलता है। तो कहने का पॉइंट क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंपनी है वो, और आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर है, मेंबर है वो, ये सभी लोग दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये सभी लोग दोनों के दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं। आ गई बात समझ में अपने को? तो कहने का मेरा मीन क्या हुआ आपसे, कहने का मेरा प्रश्न आपसे ये हुआ कि आप ये ध्यान रखना कि हमेशा कंपनी क्या होती है, हमेशा कंपनी अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से, अपने डायरेक्टर से हमेशा सेपरेट रहती है ना। फिर उसके बाद लिखा, बिकॉज कंपनी गेट्स द स्टेटस ऑफ अ लीगल पर्सन, क्योंकि कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है। तो कंपनी जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो कंपनी के कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होते ही क्या होगा, कंपनी को कौन सा स्टेटस मिल जाएगा, कंपनी को एक लीगल पर्सन का स्टेटस मिल जाएगा। और जैसे ही कंपनी को एक लीगल पर्सन का स्टेटस मिलेगा, तो वहां पर कंपनी की जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या होगी, कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट हो जाएगी। आइडेंटिटी सेपरेट किससे हो जाएगी, कंपनी की, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी की आइडेंटिटी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या लिख रहा है लास्ट में, सो मेंबर्स और डायरेक्टर्स आर सेपरेटली फ्रॉम द कंपनी। इसलिए इन कंक्लूजन में क्या पॉइंट आया, इन कंक्लूजन में ये पॉइंट आया कि सर आपकी कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, आपकी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं, किससे डिफरेंट होते हैं, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी से। ये बात यहां तक की समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को यहां तक में? नहीं है, चलिए। उसके बाद अब अपन आते हैं इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखो पॉइंट नंबर 2, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। देखो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग मतलब, नेवर एंडिंग का मतलब ये होगा कि जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, जो इन्फिनाइट है, जो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। तो कंपनी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कंपनी का कॉन्सेप्ट भी क्या है, द कंपनी इज हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। क्यों? मतलब क्या हुआ, कंपनी नेवर एंड्स, कंपनी कभी खत्म ही नहीं होती। क्यों नहीं होती कंपनी कभी खत्म, उसका कारण क्या है कंपनी के नहीं खत्म होने का, कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी को किसने बनाया, कंपनी को बनाने वाला कौन था, कंपनी को जन्म देने वाला कौन था, लॉ। लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013। So the company can also be wind up. So the company can also be wind up according to the provisions of law.
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, है ना। पहले आप इसको इतना समझे। देखो अपन कंपनी को एक है ना नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि कंपनी है ना कभी क्या होती है, खत्म ही नहीं होती है, कंपनी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। आप कहोगे सर कंपनी में तो शेयर होल्डर आते रहते हैं, कंपनी में तो शेयर होल्डर जाते रहते हैं, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। कंपनी में आज मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी में कल आप शेयर होल्डर हो गए, फिर परसों कोई और हो गया, फिर मैं हो गया, फिर आप हो गए, फिर कोई और हो गया। ये साइकिल ऐसी कंपनी के अंदर चलती रहती है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से आपकी जो कंपनी है ना, उस कंपनी को क्या बोला जाता है कि कंपनी एक नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब कंपनी कभी भी जो है वो खत्म नहीं होती। इसमें एक चीज और होता है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी एक लॉ का क्रिएशन है। कंपनी को क्रिएट किसने किया, कंपनी को बनाया किसने, लॉ ने बनाया। कंपनी को लॉ ने क्रिएट करा। तो होता क्या है कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप होगा, कंपनी को जो अपन बंद करेंगे, कंपनी का बिजनेस जो अपन खत्म करेंगे, वो भी कैसे होगा, एज पर द लॉ होगा। यानी कि यदि मान लो कि आप कंपनी के एसेट्स बेच देते हो, आप कंपनी के डेट्स पेमेंट कर देते हो, लाइबिलिटीज पेमेंट कर देते हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कंपनी बंद होगी। कंपनी को लाया कौन, कंपनी को क्रिएट किसने करा, लॉ ने। तो कंपनी को जो वाइंड अप करेगा, वो वाइंड अप करने वाला भी कौन होगा, वाइंड अप करने वाला भी लॉ होगा। आपके बंद कर देने से कंपनी वाइंड अप थोड़ी ना हो जाती है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, इसलिए मैंने आपको बोला कि कंपनी कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, कंपनी कभी खत्म ही नहीं होती। और आगे लिखता हूं, एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर LCB गोवर। इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, मेंबर में कम और मेंबर में गो, but the company goes on forever, है ना। प्रोफेसर LCB गोर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि मेंबर आता रहता है, मेंबर जाता रहता है, लेकिन कंपनी क्या होती है, कंपनी फिर भी हमेशा चलती रहती है, कंपनी कभी बंद ही नहीं होती। प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया और उसमें बोला कि बोले साहब आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी में कभी कोई व्यक्ति शेयर होल्डर बनेगा, कभी कोई व्यक्ति शेयर होल्डर बनेगा, लेकिन कंपनी तो बंद नहीं हो रही ना। शेयर कैपिटल किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ में तो है ही ना। आपकी कंपनी के शेयर कोई ना कोई व्यक्ति तो होल्ड कर ही रहा है ना। आज मान लो मेरे पास कंपनी के 100 शेयर है और मैंने वो 100 शेयर सपोज करो कि आपको बेच दिए, तो आप शेयर होल्डर हो गए, तो कोई ना कोई, मैं नहीं तो आप शेयर तो होल्ड कर ही रहे हो ना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या निकला, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये निकला कि जो आपकी कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी कंटिन्यूअसली जो है वो ऑपरेट हो रही है, वो कंपनी कंटिन्यूअसली चल रही है। इन्होंने आगे एक चीज और बोली, इन्होंने आगे क्या कहा वो और लिखता हूं यहां पर। देखो इन्होंने ये चीज और बोली, इवन इफ all the members, even if all the members of the company, even if all the members of the company dies in an accident, in an accident, though the company, though the company is in existence, है ना। एलसीबी गौर ने क्या बोला कि बोले यदि आपकी कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर भी गए ना, आपके सारे के सारे शेयर होल्डर यदि एक्सपायर भी हो गए, किसी एक्सीडेंट में, उनकी दुर्घटना में डेथ भी हो गई, मृत्यु भी हो गई, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी कंपनी तो क्या होगी, आपकी कंपनी तो फिर भी जो है वो चलती रहेगी, मतलब आपकी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो फिर भी रहेगा। चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम प्राइवेट लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड having two shareholder, one is Rohit, another one is Mohit. They both people are shareholders of the company. ठीक है। राम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, राम प्राइवेट लिमिटेड में रोहित और मोहित दो शेयर होल्डर्स हैं। आगे घटना क्या होती है
they both shareholders dies in an एक्सीडेंट। ये दोनों शेयर होल्डर क्या होते हैं, किसी एक दुर्घटना में मारे जाते हैं, मतलब इन दोनों की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। इवन इफ, उसके बाद भी, द राम प्राइवेट लिमिटेड इज इन राम प्राइवेट लिमिटेड इज इन एग्जिस्टेंस बिकॉज पहला रीजन क्या होगा, राम प्राइवेट लिमिटेड अभी भी जो है वो एग्जिस्टेंस में क्यों होगी। रीजन नंबर 1, द कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, company separate legal entity from its members. Number 2, company separate legal entity from its member. Number 2, the number 2 लिखें, nominee of Rohit and Mohit will now become the members of company, hence we can say Ram Private Limited is never ending unless it is wound up by the provisions of कंपनीज एक्ट 2013, है ना। लिखिए आप इसको एक बार, फिर मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक बार आप इसको लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि राम प्राइवेट लिमिटेड में 2 शेयर होल्डर हैं, एक रोहित है एक मोहित है, ये दोनों के दोनों शेयर होल्डर हैं, और इन दोनों शेयर होल्डर्स की जो है वो डेथ हो जाती है किसी एक एक्सीडेंट के अंदर। कोई एक रोड एक्सीडेंट था, उस रोड एक्सीडेंट के अंदर इन दोनों शेयर होल्डर्स की जो है वो डेथ हो चुकी है, मतलब ये दोनों शेयर होल्डर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये कहता है कि उसके बावजूद भी क्या होगा, उसके बाद भी आपकी जो राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में क्यों है, कारण समझिए। उसके अपन ने 2 रीजन लिखे। पहला कि कंपनी एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो राम प्राइवेट लिमिटेड है और उसमें जो आपका शेयर होल्डर है रोहित और मोहित, वो दोनों क्या है, अलग है। तो रोहित और मोहित की डेथ हो जाने से कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि
कंपनी एक अलग एंटिटी है और रोहित और मोहित एक अलग एंटिटी है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंपैक्ट या कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। दूसरी बात, नॉमिनी ऑफ द रोहित एंड मोहित विल नाउ बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या होगा, रोहित का जो नॉमिनी है, ठीक है, रोहित का जो नॉमिनी है, नॉमिनी 1, और मोहित का जो नॉमिनी है मतलब नॉमिनी 2, वो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर शेयर होल्डर बन जाएगा। तो कंपनी वाइंड अप कहां हुई, मैंने आपको बोला ना कि पहले शेयर मेरे पास थे, फिर वो शेयर्स मैंने आपको बेच दिए तो आप शेयर होल्डर हो गए, फिर आपने किसी थर्ड व्यक्ति को बेच दिया, वो व्यक्ति शेयर होल्डर हो गया। तो अल्टीमेटली कंपनी खत्म हुई कहां, कंपनी अल्टीमेटली बंद हुई कहां, कहीं पे भी नहीं हुई ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, कहने का मेरा पॉइंट ये हुआ कि आपकी यहां पर जो ये कंपनी होगी ना, ये नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट होगा, ये परपेचुअल सक्सेशन कॉन्सेप्ट होगा। आपकी वो कंपनी अपन तब तक वाइंड अप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक कि आपको लॉ अलाउ ना करे, या जब तक कि आप कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करके और उसके बाद में आप अपनी कंपनी को वाइंड अप नहीं कर लेते तब तक के लिए। तो कंपनी अपने आप से कभी भी जो है वो ध्यान रखना वाइंड अप नहीं होती है, कंपनी अपने आप से कभी भी बंद नहीं होती है। कंपनी को जो बंद करा जाता है वो बंद करा जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले हमारे सिलेबस के बारे में जाना, उसके बाद में हमने कंपनी का मीनिंग क्या होता है, पहले उस मीनिंग को हमने समझा। उसके बाद में हमने ये पता करा कि ये जाना कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी का मतलब क्या होता है। फिर आज की क्लास में हमने कंपनी की दो फीचर्स, कंपनी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए, जिसमें पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का, और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा वो था परपेचुअल सक्सेशन नेवर एंडिंग का। इसके अलावा और भी जो है वो कई तरीके के, मतलब और भी इसके अलावा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के अभी बाकी हैं, तो करीबन 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैं आपको नोट डाउन और कराऊंगा। तो उसके लिए आप जो है वो सेकंड क्लास वॉच करिए, उसके लिए आप सेकंड क्लास देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो पोस्ट करिए, आप अपना मैसेज जो है वो हमें लिखिए, आप अपना डाउट हमें लिखिए, वी विल रिप्लाई यू श्योरली। थैंक यू सो मच।